तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सेक्शन बी में जो चैप्टर फर्स्ट इसका है रेशियो, उसकी 12वीं क्लास स्टार्ट करेंगे। उसका 12वां दिन है। आप सभी जानते हैं कि इसी योजना के अनुसार इसी सीक्वेंस में हमें आगे बढ़ना है। जो नए बच्चे हैं वो इसको समझ लें कि इसी योजना के अनुसार उनको आगे बढ़ना है, 100% उसी स्थिति में प्राप्त कर सकेंगे। जो नए बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसके बारे में पूरा विवरण है, वहाँ उसको समझ लें। एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देख लें। ये अति आवश्यक है। वास्तव में आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये अति आवश्यक है। इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि मैथ सीखने का एक प्रोसेस इसलिए है कि जो पूरी मैथ है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और हम तो कहते हैं पूरी मैथ को देखने का नजरिया ही एक है। तो इसलिए इसको फॉलो करना अति आवश्यक है। और जो बच्चे, बहुत से बच्चे जिनको अगर मैथ में कठिनाई महसूस होती है तो इसीलिए महसूस होती है कि वो एक निश्चित क्रम में आगे नहीं बढ़ते हैं, जो सीखने का क्रम है। वास्तव में आप दूसरे भी सब्जेक्ट में इसे फॉलो कर सकते हैं, और इसमें तो मैथ में बहुत है कि अगर किसी चीज को सीखना है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है वर्टिकल मेथड। इसका मतलब है कि अगर आप जैसे रेशियो सीख रहे हैं तो रेशियो में आप कितना भी अंदर गहराई तक चले जाएंगे। और एक होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे इसे लंबवत विधि कह सकते हैं, लंबवत अप्रोच कह सकते हैं, लंबवत, और इसे कह सकते हैं क्षैतिज। बात समझ रहा? अब इसमें समझो अंतर क्या सीखने में। अंतर नहीं, दोनों उसके अंग हैं सीखने के। लंबवत प्रक्रिया में क्या होता है, आप उसी चैप्टर में अंदर तक जाते हो। जैसे आप रेशियो सीख रहे हो तो रेशियो के बारे में बहुत सी चीजें आप सीख डालोगे। और क्षैतिज में क्या है, तो इसमें इसका मतलब है कि रेशियो में आपने लंबवत तो बहुत कुछ सीख डाला, लेकिन क्षैतिज का मतलब है उसका दूसरे चैप्टरों से संबंध। तो जब क्षैतिज सीखने का है तो इसका मतलब है इसको जब आपने रेशियो जब आप पढ़ रहे हो तो लंबवत को काफी चीजें सीख रहे हो उसके बारे में, लेकिन दूसरे चैप्टर में भी आपको बहुत कुछ सीखना है। जब आप जैसे मान लीजिए आप अनुपात के सवाल को देखते हो तो उसमें प्रतिशत की भाषा में भी कभी कभी आता है। अगर आपको प्रतिशत बिल्कुल ना पता हो तो उसके बाद क्या होगा, आपको चीजें नहीं उतना समझ में आएंगी। तो इस प्रकार से जब आप प्रतिशत का चैप्टर पढ़ लोगे तो उस प्रकार के सवाल और बेहतर समझ में आएंगे। तो इस प्रकार से एक तो हम वहीं सीखते हैं बहुत सारी चीजें, दूसरी ऐसी भी चीजें होती हैं जो हम दूसरे चैप्टर में उनको सीखते जाके। अर्थात एक अगर चैप्टर पूरा आपको सीखना है तो आपको यहां बहुत सी चीजें आप सीख लेंगे, लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो पूरी मैथ में एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हुए आप सीख पाएंगे। उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चैप्टर का सीक्वेंस निर्धारित किया जाता है, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। अब ये रेशियो चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा दूसरी चीजों की जरूरत नहीं होती। हाँ, प्रतिशत की जरूरत है कभी कभी, भिन्न की जरूरत है कभी कभी, लेकिन बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं है। तो सीखने का एक निश्चित क्रम है। अब इसमें हम मान लीजिए एक साझेदारी वाला जो चैप्टर होता है उसको अगर पढ़ाने लगते तो वो तो पूरा रेशियो पर निर्भर करता है, तो उसमें इसका बहुत योगदान है। तो इस प्रकार से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सीखने का एक निश्चित क्रम होता है, और इसमें नए बच्चे जो एकदम शुरुआती स्तर पर होते हैं वो इसीलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या हुआ, रेशियो चैप्टर पढ़े तो उसके बारे में टोटल जानकारी आपने सीखी ना। अब वो ऐसे बहुत सारे सवाल उनके सामने आते हैं जो नहीं लगते हैं क्योंकि उनका संबंध दूसरे भी चैप्टर से होता है। कभी औसत से संबंध हो गया, कभी प्रतिशत से संबंध हो गया। तो रेशियो तो पूरा सीख चुके हो लेकिन बहुत सी चीजें नहीं जानते हो, तो इसलिए उनके ऐसे सवाल नहीं लगते और वो हतोत्साहित हो जाते हैं। और ये चूंकि प्रोसेस नहीं पता है उनको होता है तो इसलिए वो सोचते हैं कि उनकी मैथ कमजोर है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। तो उन नए बच्चों के लिए विशेष रूप से यह चीज है कि अति आवश्यक है सब चीजें जानना, क्योंकि जब तक आप जानते नहीं होंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा।
अभी आप प्रत्येक चैप्टर में कुछ सीखेंगे, फिर पूरी मैथ जब आप पढ़ के तैयार होंगे तो पूरी मैथ को एक दूसरे से जोड़ेंगे और वो सब आपको हेल्प करेगी और आखिरी में आपको ये दिखेगा कि पूरी मैथ ही एक है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, गंभीरता से, और आप अगर मेरा आप अनुसरण करते, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरा अनुसरण करना है, मेरी बातों को अपने अंदर जाने दीजिए, उससे प्रतिरोध मत कीजिए, मैं जो बताता हूं उसको फॉलो कीजिए। 100% मैथ आएगी और मैथ उस स्तर की आएगी जब आप एसएससी सीजीएल के 70% क्वेश्चन मौखिक करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने 2 क्लास, जो पिछली इससे जो पहले की 2 क्लास है उनमें जो हमने बताया था उसी से संबंधित आज चैप्टर है, लेकिन आज उसका अनुप्रयोग है, समझ लीजिए इम्प्लीमेंटेशन है उसका। हमने पिछली 2 क्लासों में क्या सीखा कि अगर कोई अनुपात हो, यही तो सीखा था। एक आपको सवाल देख लीजिए, उससे आपकी समझ में आ जाएगा क्या सीखा है। 2 संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 3:4 के अनुपात में होगी, तो पहली संख्या का मान बताइए। बात को समझ में आ गई होगी, हमने पिछली क्लासों में सीखा है। तो सबसे पहले तो हम वही कहेंगे कि अगर अनुपात पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो दिमाग में हमारे ये होना चाहिए कि अनुपात एक मानक है, एक पैमाना है। अगर हम 2:5 कहें, ए बी के धन में 2:5 का अनुपात है, तो आप खूब समझते हो ये एक मानक है, एक पैमाना है, छोटे स्तर पर दी गई संभावना है, एक हिसाब दिया है कि यदि ए का 2 है तो बी का 5 है, यदि है 2 तो इसका 5 है। ये 1 गुना वाला होता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर 2 गुना वाला कहेंगे तो इसका 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसका 3 गुना वाला 6 और 15 हो जाएगा, इसका 10 गुना वाला तो 20 और 50 हो जाएगा। ऐसे अनंत संभावनाएं हैं। तो इस चीज को आप लगातार ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके सामने अनुपात दिया होता तो अनंत संभावनाएं दी होती हैं, उसमें से कोई भी हो सकती है, तो एक हिसाब है। इसी के आधार पर तो पूरा चैप्टर लग जाएगा, वो भी मौखिक। तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन के संदर्भ में क्या समझाया है, ये समझाया है कि अगर कोई अनुपात दिया होता है तो उसमें हम कोई निश्चित संख्या, जैसे कहा प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए, तो हम ऐसे इसमें कोई संख्या जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इसमें इसका मान फिर फिक्स हो जाएगा 5 है, बल्कि इसका 5 थोड़ा, इसका तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसमें जोड़ नहीं सकते। तो ऐसे सवालों को हमने लगाने को कैसे बताया था? ऐसे बताया था 5x मानो, एक को 8x मानो। अब ये क्या हो गई? वास्तविक संख्या हो गई, क्योंकि x जितने गुना का मामला होगा वो x ने अपना वो कर लिया। अब इसमें आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ये हम सब चीजें पिछले में बता चुके हैं। ऐसे सवालों को लगाने के हमने 2 तरीके बताए थे। एक तो ये बताया था कि x वाले से लगा सकते हैं ऐसे सवाल। तो इसमें कैसे लगेगा? 5x 8x, प्रत्येक में 12 जोड़ा गया, प्रत्येक में 12 जोड़ दिया। अब इसका अनुपात, तो अनुपात यही तो हुआ भाई, नई स्थिति में ये संख्या होगी तो इनका अनुपात ये हुआ, और ये अनुपात है 3:4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो इससे हो जाएगा। और उसके अलावा क्या बताया था? ये बताया था जब दोनों में समान संख्या जुड़े तो क्या होता है? तो ये होता है कि आप उसको मानक वाले से भी लगा सकते हैं। अनुपात कितना हो जाता है? अनुपात 3:4 हो जाता है। इसके बारे में मैंने विधिवत बताया है पिछली क्लास में। इसके 2 क्लास पूरी देखनी है आपको, पिछली वाली। तो ये हो जाता है। अब प्रत्येक में 12 जोड़ने पर ये हो गया। आप जानते हैं अगर कोई निश्चित एक अनुपात है, उसमें प्रत्येक में बराबर संख्या जोड़ी जाए तो जो ये अंतर है, ये अंतर समान रहता। तो ये अंतर इसमें कितने का? 3 का है। इसमें कितने का? 1 का है। आप जानते हो जब किसी अनुपात में दोनों पदों में, दोनों टर्म्स में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो ये अंतर तो समान रहता है। अर्थात इसकी ये स्थिति को सही करना है तो इसमें 1 है तो इसको 3 करना है। यहां गुणा नहीं करना है बल्कि यहां गुणा करना है। तो 3 × 3 = 4 × 12, इसके बीच में अंतर देखिए 3 का है। अब सही, अब इसकी स्थिति से जो अनंत संभावना इसमें भी है, अनंत संभावना इसमें भी है, तो इसकी ये वाली स्थिति, अनुपात वही, हमने अनुपात नहीं चेंज किया है, उसका स्वरूप, उसका वो जो ने 3 गुने वाला लिया है, क्योंकि यही यहां सही है। अब सोचिए इसमें यहां कितना जोड़ा गया है? 8 था, 4 × 3 = 12 हो गया, तो यहां 4 जोड़ा गया है। लेकिन वास्तव में कितना जोड़ा गया है?
वास्तव में 12 जोड़ा गया है। तो कितने गुने का मामला, 4 तियां 12, 3 गुने का मामला है। बात समझ गए? कितने गुने का मामला है? 3 गुने का मामला है। तो कहा पहली संख्या क्या होगी? भैया पहली संख्या तो 5 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 15 होगी। पहली संख्या 5 है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 15 होगी। तो सवाल आपका लग गया भाई क्यों? जो भी इधर है वो सब 3 गुना है, क्योंकि 4 का मतलब 12 है, मतलब जो भी इधर है मानक के स्तर पर वो सब 3 गुना है। तो ये भी 3 गुना होगा, 5 या 15। तो पहली संख्या होगी 15। हमने इसको जल्दी में समझाया है, आपको उसमें बता चुके हैं पिछली क्लास में, तो ये आप समझते हैं। अब इसी पर, ये तो संख्या था, यक्ष था, ये सब था। अब इसी पर हम आय व्यय वाले सवाल लगाएंगे। ए बी की मासिक आय इतना है और उनका मासिक व्यय इतना है, प्रत्येक प्रति माह रुपए 400 बचाता है, तो उनकी मासिक आय बताइए। तो इस सवाल को लगाने के पहले हमें एक सिस्टम समझना होगा कि आय जो होती है, इनकम जो होती है, वो जो होती है व्यय और बचत को मिला दो तो उसके बराबर होती है। यही तो होता है आय। मतलब कोई व्यक्ति एक महीने में, मान लीजिए 1 महीने या 1 साल जो भी है, एक व्यक्ति एक निश्चित समय में कितना कमाता है वो आय है। अब मान लीजिए आप 50,000, मान लीजिए 50,000 आप कमाते हैं, तो अगर 40,000 व्यय कर देते हैं तो बचत हुई 10,000। तो व्यय और बचत को जोड़ोगे तो आय आएगी कि नहीं आएगी? बड़ा सिंपल सी चीज है, आप इसे समझ सकते हैं। आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। ये कोई सूत्र नहीं है, ये एक सामान्य समझ है जिसको गणितीय रूप में मैंने लिखा है। अब आप ये भी समझ सकते हो कि आय से अगर व्यय निकाल दो, आय से अगर व्यय निकाल दो फिर क्या हो जाएगा? फिर बचत हो जाएगी। अब ये इधर पक्षांतर करके आ गया, ये गणित में कह सकते हैं, ये सामान्य समझ है कि आपकी आय थी 50,000, व्यय आपने 40,000 किया, अगर आय से व्यय निकाल दिया तो क्या बचेगा? बचत बचेगी। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि आय से अगर बचत निकाल दो तो आपका क्या बचेगा? व्यय बचेगा। बचत आपकी 10,000 थी, 50,000 था, 50,000 से 10,000 निकाल दिया, 40,000 बचा, तो वो क्या है? आपका व्यय है। तो इस प्रकार से ये सामान्य समझ है, इसमें कुछ नहीं है, आपको इसको रटना नहीं है। आय किससे बनती है? आय या आय का उपयोग कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से होता है, या तो व्यय हो जाएगा उसका, या तो उसकी बचत हो जाएगी। तो आय बराबर व्यय प्लस बचत। तो इस सवाल में देखो, ए बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। उनकी मासिक व्यय इस अनुपात में, देखिए सबसे पहले दिया आय का अनुपात 6:5। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उनका मासिक व्यय 4:3 है। ठीक, यदि प्रत्येक 400 रुपए की बचत करता हो, आप एक जरा बात समझो, जो पिछला वाला सवाल लगाया उसमें क्या था? उसमें यह था कि ये अनुपात दिया था, अब इसमें प्रत्येक में 12 जोड़ा गया था, यह हमने बताया घटाया भी जा सकता है। अगर इसमें घटाने के बाद कुछ नीचे आता है वही तो होता है। तो आप जानते हो इसमें कुछ जोड़ने से या घटाने से जो अनुपात आता है उसमें भी अंतर उतना ही रहता है। तो इस सवाल में देखा जाए तो आय इतनी है, अब बचत 400 रुपए की होती है, प्रत्येक प्रति माह 400 रुपए बचाता है, मतलब ये भी 400 बचाता है, ये भी 400 बचाता है। तो अगर हमको पता होगा बचत कितनी है 400, तो अगर हम इससे बचत निकाल दें, इससे भी 400 निकाल दें, तो अंतर ये तो सेम रहेगा, यानी कि वही मेथड हम लगाएंगे। तो अच्छा एक चीज और है, जब हम आय से उस बचत को 400 रुपए प्रति माह जो बचाते हैं उसको निकाल दें, तो फिर वो क्या आएगा? जो आएगा बचा हुआ वो आएगा व्यय। तो ये जो व्यय की जगह पर है वो हम यहां लिख देंगे 4:3। बात समझ गए? आय है 6 और 5 अनुपात में। जब इससे हम बचत दोनों में से, चूंकि समान बचत हो रही इसलिए यहां यूज हो पा रहा है, अगर समान नहीं होती तो यक्स वाले से लगाते। चूंकि समान बचत है तो इसकी आय है 6 यूनिट, इसकी आय है 5 यूनिट। अब अगर इसमें से भी 400 घटाना, इसमें से भी 400 घटाना, क्योंकि आय से अगर आप बचत को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? व्यय। तो समान संख्या घटानी है, फिर व्यय प्राप्त हो गया। बात समझ गए? तो अब इसमें देखो हमने क्या बताया, इसमें जो अंतर है वो समान होना चाहिए, संयोग से समान है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो इसमें देखो कितना घटा है, वहां तो वो कह रहा
कितना 400 घटाना, लेकिन इस मानक के स्तर पर कितना घटा है, 5 से 3 2 घटा है। इसमें भी 2 आएगा, अगर आप सवाल सही लगाए तो दोनों बराबर आएंगे क्योंकि बराबर घटाया है। तो 2 यहां घटा है। वास्तव में कितना घटा है, वास्तव में तो 400 घटा है। तो 2 यूनिट का मतलब 400, तो 1 यूनिट का मतलब 200 है, या 200 गुने का मामला है। तो अब उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। अब ये जो पूछ रहा है उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए, अब इसमें टोटल नहीं कहा है, लेकिन टोटल ही है क्योंकि ऑप्शन भी देखकर आपको एक ही तो दिया गया, अलग अलग तो नहीं दी गई है। तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय दोनों की मिला के बताओ टोटल राशि कितनी है। तो एक तो ऐसे हो सकता है, 1 यूनिट का मतलब 200 है, तो हम कह सकते हैं 6 यूनिट का मतलब हुआ 1200, और इधर 5 यूनिट का मतलब 1200। या हम ऐसे भी कह सकते हैं दोनों की इस स्तर पर मिलाओ तो कितनी होगी, 11 यूनिट होगी। अब 11 को 200 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा। बात आप समझ गए। कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल जैसे पिछली क्लास में लगाए हैं, एक क्लास पहले, वैसे ही ये सवाल लगेंगे। ये आज 12वां है क्लास, आपने 10वीं क्लास में इस टाइप के सवाल लगाए। बात समझ गए। तो जैसे ही आपको पता चल गया 2 यूनिट का मतलब 400 है, तो 2 एक कम 2 200, तो 1 यूनिट का मतलब 200 है। तो अब उसने जोड़ के दोनों का पूछा, तो 11 11 का 200 गुना करो 2200। अगर एक का पूछता तो 1200, इसका पूछता तो 1000। बात आप समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं है। आय से अगर हम बचत को घटा दें तो क्या बचता है, व्यय बचता है। हाँ, इसी सवाल को हम अगर यक्स वाले से भी लगा सकते हैं, और वहां पर जहां पर ये जो बचत है ये दोनों में समान नहीं होगी तो इससे नहीं लगेगा, तो फिर उसी से लगेगा। तो देख लीजिए, पहला सवाल है कि इसमें हम मानेंगे आय है 6:5, तो इसको हमने क्या कहा था, एक को मान लो 6x, एक को मान लो 5x। ये क्या आय, ए की आय, बी की आय, दोनों 400 रुपए प्रति माह बचत करते हैं। तो अगर हम आय से बचत को घटा दें 400, ये भी 400 की बचत करता है, ये भी घटा दें। तो अगर आय से हम बचत को घटा दें तो क्या हो जाएगा, अगर हमारी आय 50,000 थी, हमने 10,000 बचत की, उसको घटा दें तो जो 40,000 प्राप्त हुआ क्या होगा, व्यय। तो इस प्रकार से आय से जब इसको हमने घटा दिया बचत को, तो ये प्राप्त हो गया व्यय, और ये भी प्राप्त हो गया व्यय। अब उसने इसी का अनुपात दिया है, यहां तो इसका ये अनुपात है, लेकिन वास्तव में उसने जो अनुपात दिया है वो 4:3 है। तो इसी का मान है 4:3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 छाक 18x माइनस 1200 बराबर 4 पंचे 20x माइनस 1600। अब इसको उधर ले जाएंगे, 2x रह जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, 400 आ जाएगा, x बराबर 200 आ जाएगा, x बराबर 200 आ जाएगा। तो उसकी मासिक राशि ज्ञात कीजिए, किसकी, दोनों की मिला के। तो 6x 5x 11x है। अब 11x दोनों की है, अब x की वैल्यू 200 है, तो इसमें 200 जब रखेंगे तो क्या आ जाएगी, 2200 आ जाएगी। ये तो इससे तो लगेंगे ही सब सवाल। जब ये 400 दोनों में ना हो के अलग अलग होगा तो आप इसी से सवाल लगाएंगे, उससे नहीं। बात समझ गए। बिल्कुल आसान है। देखिए, आप जितनी भी चीजें जानते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाने कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। बाकी अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से ज्वाइन की है तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान है। अगला सवाल है, लिखा है एक व्यक्ति की आय तथा व्यय, इसको बाद में लगवाएंगे, बहुत छोटा सवाल है, बाद में लगवाएंगे। अच्छा, जो मैंने पिछली क्लास में एक आपको सवाल दिया था और मैंने बताया था इसी पर निर्भर है, तो वो सवाल अभी देख लीजिए। इसमें 2 व्यक्ति पी तथा क्यू का अनुपात, आय का अनुपात है 3:4, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, व्यय का अनुपात है 2:3। अब कहता है कि प्रत्येक 6,000 बचाता है। अब चूंकि प्रत्येक समान बचाता है, ए भी उतना बचाता, बी भी उतना बचाता, तो अर्थात आय से अगर बचत को उतना ही यहां घटाएंगे और यहां भी उतना ही घटाना है, अर्थात इससे लग जाएगा मानक वाले से। तो प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है। तो इसकी आय इतनी है, इसकी आय इतनी, अगर इससे 6,000 घटा देंगे, इससे 6,000 घटा देंगे, तो जो ये अंतर रहेगा ये तो समान रहेगा, ये जो अंतर रहेगा ये तो समान रहेगा। तो अब आपको क्या है, प्रत्येक में से 6,000 घटाना है तो अंतर समान रहेगा, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते। तो इसमें अंतर कितने का, 1 का, इसमें अंतर 1 का, यानी कि स्थितियां सही हैं। इसमें यही स्थिति इसकी 2 और 3 वाली है, 20 और 30 वाली नहीं चाहिए, यही सही है।
क्योंकि इसकी भी अनंत स्थितियां हैं, इसकी भी अनंत स्थितियां हैं, तो ये स्थितियां सही हैं। अब इसमें देखो कितना घटाया गया, 1, इसमें भी 1 ही होगा, 1 घटाया गया, माइनस से घटाना मतलब 1 घटाया गया। वहां कितना घटाने को कहता है, वहां 6000 घटाने को कहता है, तो 1 यूनिट का मतलब है 6000, 1 यूनिट का मतलब है 6000। तो उसने कहा कि इसकी आय ज्ञात कीजिए पी की, तो 1 यूनिट का मतलब 6000 है, तो ये तो पी है, इसकी आय तो 3 यूनिट है, तो इसका 1 का मतलब 6000, तो इसका 3 का मतलब 18000। कितना, 18000। बात आप समझ गए होंगे, कितना मतलब है, 18000, 18000 मतलब है। तो बिल्कुल आसान है, आप इसे एक्स वाले से भी लगा सकते हैं। और जो बच्चे उस चीज को न समझें कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे चलता है, उनको मैं समझा दूं कि अगर कोई अनुपात है, मान लीजिए ये है 5:7, इसमें अगर आप समान संख्या जोड़ो, तो अगर इसमें 10 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 15, और इसमें 17। तो आप ये अंतर देखो, इसमें 2 का अभी भी है, अभी भी कितना है, 2 का है। तो एक अनुपात के प्रत्येक पद में अगर समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो अंतर क्या रहता है, समान रहता है। तो इसमें यही मान लीजिए 5:7, फिर इसमें प्रत्येक में 2 अगर घटा दिया जाए तो इसमें 3 बचेगा और इसमें 5 बचेगा। अंतर इसमें भी 2 का था, अंतर इसमें भी 2 का था। तो अगर किसी अनुपात के प्रत्येक पद से समान संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, तो ये अंतर समान रहता है। ये कॉन्सेप्ट वहीं लग पाता है जहां दोनों से समान संख्या ही घटानी होती है, क्योंकि उसी स्थिति में हम इसको लगा पाते हैं। और जब ये अंतर बराबर नहीं होता तो इसको हम बराबर कर लेते हैं, एक दूसरे से गुणा करके, जैसे भिन्न में करते हैं। भिन्न में करने का मतलब जैसे इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसको बराबर करने के बहुत से तरीके हैं, तो उनको हम यूज करते हैं। बात समझ के, ये सब पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। अगला है क्वेश्चन, x और y की आय में 4:3 का अनुपात है। बात समझ रहे हैं। उनके व्यय का अनुपात है 12:7। अब महीने के अंत में 3200 रुपए बचत कर, दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए, ये भी 3200 बचाता है, ये भी 3200 बचाता है। आप जानते हैं अगर आय से बचत को घटा दिया जाए तो व्यय आ जाता है, और दोनों में समान चूंकि बचत है तो समान चीज घटानी है, तो एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो इसमें अंतर है 1 का, इसमें अंतर है 5 का। अब इसमें 1 का, इसमें 5 का, क्या किया जाए, इसको 5 किया जाए, क्योंकि ये और ये क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब इसका रूप जो 4-3 वाला वो नहीं ठीक है, तो इसमें 5 से गुणा करने का मतलब है यहां में रूप से 5 से गुणा करना। थोड़े दिन बाद इसको तो आप लिखोगे भी नहीं, ये चीजें लिखोगे ही नहीं, ऐसे सीधे देखोगे। देखो कैसे देखोगे, ऐसे सीधे देखोगे कि अनुपात है 4:3, फिर ये हो जाता है जब 3200 घटाते हैं तो 12:7। तो आप देखोगे इसमें 5 का अंतर, इसमें 1 का अंतर, तो इसमें 5 से गुणा कर दोगे, अब हो गया। इसमें 1 का अंतर था, इसमें 5 का अंतर था, 1 को 5 बनाना है, 5 से गुणा कर दीजिए। तो मेन रूप से तो यहां गुणा होगी, 4×5 = 20, 5×3 = 15, देखिए 5 का इसमें भी अंतर आ गया। अब ये दोनों स्थितियां सही हैं। अब इसमें देखिए कितना घटा है, ये 15 है, ये 7 है, तो 8। अब उसमें दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए बचाते हैं। अब इसमें तो 8 घटा है, लेकिन वहां तो 3200 घटेगा, तो 8 का मतलब है 3200, तो 8 × 8, 8 × 32, तो 1 का मतलब है 400 यूनिट। उसने क्या पूछा, x की आय बताइए, तो ये 20 है। अब ये 20 है, तो 20 का मतलब क्या होगा, तो इसको 400 से गुणा कर दो, तो 400 से गुणा करोगे तो 20 × 80 एंड 2 0, 8000। यहां कामा लगाने का विशेष मतलब है कि 20 × 80। आप ये ऐसा ना समझें कि यहां मैंने धोखे से लगाया है। तो इस प्रकार से 8000 हुआ। बात समझ के, ए ऑप्शन सही है। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि आय से अगर बचत को निकालें तो क्या बचता है, तो व्यय बचता है, और अगर बचत दोनों में समान दी है तो प्रत्येक पद से समान संख्या घटाने पर जो बचेगा उसमें अंतर समान होगा। चलिए एक सवाल और जल्दी से लगाते हैं। x तथा y की मासिक आय का अनुपात 3:5। बात को समझते रहिए। उनका खर्च का अनुपात 1:3 है, बिल्कुल सही है। खर्च का अनुपात 1:2 है। अब प्रत्येक 5000 रुपए बचाता, आय इतनी है,
अगर आय से हम बचत को निकाल दें तो क्या होता है, व्यय तो बचता है, और दोनों में से कितना 5-5 हजार निकालना है। तो आप समझिए कि जितना अंतर यहां होगा, यहां 2 का अंतर, यहां 1 का अंतर, तो समान होना चाहिए। तो इसमें इसको 2 बना सकते हैं, तो 2 ऐसे बन जाएगा। हमने कहा ना ये तो लिखेंगे भी नहीं थोड़े दिन बाद। तो अब क्या होगा, इसमें जो चीज 5 है यहां 4 है, तो यहां तो 1 घटाया गया है। वास्तव में कितना घटाया गया है, 5000। तो 1 यूनिट का मतलब है 5000, इधर भी उतना ही आएगा। 1 यूनिट का मतलब 5000। तो x की आय बताइए, तो x की आय तो 3 है, और 1 का मतलब 5000, तो 3 का मतलब 15000। आपका क्वेश्चन लग गया। तो ये मौखिक लग जाएंगे, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लिखोगे, ऐसे करोगे, फिर एक थोड़ा लिखना पड़ता है। हाँ इतना लिख लीजिए, लिखने से थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे 3 5 है, इसमें तो 1 का है, इसको 2 जल्दी से किया, 1 का डिफरेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से बेशक आप मौखिक लगा देंगे। इसमें देखा 3 5, इसमें देखा 1 2, इसमें 1 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसको 2 से गुणा किया, हो गया 2 4, 5 और 4 में अंतर 1 का, वहां अंतर 5000 का, तो 1 यूनिट का मतलब 5000, 3 यूनिट का मतलब 15000। मौखिक लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है लगातार। तो इसके आगे चलते हैं। अब अगला सवाल, इसमें आपकी बचत जो है वो अलग अलग है, ये अलग टाइप का थोड़ा हो जाएगा। तो इसमें ए और बी की आय का अनुपात बताया उसने 5:3। उनके व्यय का अनुपात कितना है, 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 बचाते हो, तो इसकी आय इतनी है, बचाते हैं 2600, तो इसमें से 2600 घटेगा, और इसमें से कितना घटेगा, 1800। अब हम इस वाले उस मानक वाले कॉन्सेप्ट को नहीं यूज कर पाएंगे यहां। तो अब क्या करेंगे, मैंने बताया सभी सवाल जो इसके पहले लगे वो भी x वाले से लगेंगे। तो हमने क्या बताया, एक की मान लो आय है 5x, एक की मान लो आय है इतनी 3x। ठीक, ये आय है, ए की आय है इतनी 5x और इसकी 3x। अब अगर ए बचाता है 2600 रुपए, तो अगर आय से हम 2600 रुपए निकाल दें उसकी बचत को, तो अब क्या बन जाएगा, अब ये जो टर्म आया है ये हो गया है का। आय से अगर हमने व्यय निकाल दिया, बचत निकाल दिया, तो ये व्यय बचा। जैसे 50,000 इनकम थी, 10,000 की बचत होती, तो 50,000 से अगर 10,000 निकाल दो तो क्या बचेगा, व्यय बचेगा। इसी प्रकार से आय से जब हमने बचत को निकाल दिया तो ये व्यय बचा। इसी प्रकार से इसकी आय 3,000 है, इससे अगर हम 1800 निकाल दें तो ये भी व्यय बचा। अब ये जो दोनों के व्यय हैं उनका अनुपात करें, अनुपात के लिए यही तो करते हैं। अब इस अनुपात का मान है कितना, 9:5। तो ये चीज सीधे बन जानी है, कुछ भी नहीं करना है, बड़ी आसानी से हो जाएगा ये। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 25 x माइनस इसकी गुणा कर दीजिए, 0 0, 5 6 30 का 0, 5 दूनी 10 13। बिल्कुल 2000 की गुणा करेंगे 5 से तो 10,000 आएगा, 600 की करेंगे 3000 आएगा, 13,000 हो गया। अब इधर आप करेंगे तो 9 3 27 x आ जाएगा, और 18 9 कितना होता है वो लिख दीजिए, 162। 8 9 72 का 2, और 9 8 72 का 2, 9 1 कम 9, और 7 16। अब कितना, 2 0 ऐसे हो गए। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाइए तो स्वाभाविक है 2x बचेगा, इसको इधर ले आइएगा तो 16,000 से 13,000 निकला तो 3,200, यानी कि 200, इसकी 16 दूनी 32, x की वैल्यू आई 1600। उसने क्या पूछा है, तो उनकी आय कितनी है, तो उनकी आय कितनी है, तो उनकी आय कितनी है ये पूछा है। तो x की वैल्यू निकली 1600। तो एक की आय तो थी इतनी पही, तो ये हो गई, इसकी जगह पर 1600 रखेंगे तो 8,000 आ जाएगी, और इसकी है इतनी 3, तो इसकी जगह पर 1600 रखेंगे तो 16 4800 आ जाएगी। तो एक की आय 8,000, एक की आय 4800। क्वेश्चन आपका हो गया। बात समझ गए, कुछ भी नहीं है, आय टोटल इतनी है, उससे अगर हम बचत को घटाएंगे तो ये व्यय है। आय उसकी इतनी है, अगर हम बचत को घटाएंगे तो ये व्यय हो गया, और व्यय में उसने अनुपात दे रखा 9:5। सवाल आपका हो गया। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो घटाने वाली चीज थी, जो बचत थी, वो समान नहीं थी, इसलिए हमने x से लगा दिया। अगला क्वेश्चन,
दो व्यक्ति पी क्यू हैं, इनकी आय में अनुपात 4:7 का है, तो 4:7। आप आराम से सीखिए, बातों को सीखिए, प्रत्येक वीडियो को विधिवत गंभीरता पूर्वक देखिए और एक बार नहीं 2-2 बार देखिए, बातें मेरी बातें ही आपको समझना है। सेक्शन ए से शुरुआत कीजिए। अगर वो चीज़ें आप समझ गए, जिस दिन आपको मैथ की समझ आपके अंदर विकसित हो गई, बस फिर कुछ नहीं, फिर ये स्वाभाविक बातें हैं। तो पी क्यूब में अनुपात 4:7 है, उनके व्यय में 3:7 का अनुपात है। अब आप समझ रहे हैं कि एक बचाता है 10,000 रुपये, एक बचाता 7,000 रुपये, तो ऐसे तो नहीं लगेगा। तो इसके आधार पर हम इसकी आय मान लेते हैं 4x और दूसरे की मान लें 7x, क्योंकि गुना तो बराबर होता है, तो आप बहुत पहले से जानते हैं। अब उनके व्यय, बचत कितनी है? बचत है इसकी 10,000, तो अगर आय से 10,000 घटा दें जितनी बचत है, तो फिर क्या होगा? तो ये व्यय हो जाएगा। मैंने आपको समझाया, अगर 50,000 की आय है और 10,000 की बचत है, तो 50,000 से 10,000 निकालो तो क्या हुआ? जो 40,000 वो व्यय तो हुआ। तो अगर आय इतनी है, 10,000 बचत करता है, तो अगर आय से 10,000 निकालो तो अब क्या बचेगा? अब ये बचेगा व्यय। इसी प्रकार से दूसरे क्या है? 7x है, इसमें से वो खर्च करता है 7,000, तो ये खर्च करवा दो, अब ये भी व्यय बचा। अब उसने कहा व्ययों का अनुपात 3:7 है, ये भी तो व्यय है, इनका अनुपात क्या होगा? ये अनुपात होगा। तो इसी का मान दिया है। यहाँ जो ये अनुपात आया है, ये वास्तव में है 3:7। 3:7 बात समझ गया? अब इसको सॉल्व करना है, तो 7 चौक 28x और ये आपका 7,000, 70,000। इसी प्रकार से इससे आप करेंगे तो 7 या 21x माइनस 21,000। यहाँ आप काट भी सकते हैं, 7 का मान लेके वो भी हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे? इसको इधर लाइए तो 7x बचेगा, इधर माइनस का हो जाएगा, 28 से 21 निकालोगे 7x बचेगा। ये उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा 70, और 70 से आप 21 घटाओगे तो 49 बचेगा, 49,000। तो 7 तो यक्स की वैल्यू 7,000 आई। अब यक्स की वैल्यू 7,000 अगर आई तो पी की आय क्या होगी? पी की आय आपने कितनी पी की आय मानी थी? 4x। एक्स की वैल्यू 7,000 है, तो हो गया 28,000। 28,000 हो गया। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं है भाई, सीधी आय हमने इसकी कितनी मान ली, इसकी कितनी मान ली। आय से आप अगर व्यय को बचत को घटा देते हो तो व्यय आएगा। इसमें भी अगर आय से आपने बचत को घटा दिया तो व्यय आया। तो ये इसका व्यय, इसका व्यय, इसमें ये अनुपात हुआ। अब इस अनुपात का मान उन्होंने आपका दिया है 3:7, तो उसके बराबर कर दिया, हो गया। बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इस क्वेश्चन को समझो, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा कम आए होंगे, तो देख लीजिए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का टोटल भाग का उसमें से एक भाग कुछ खर्च करता है और बाकी बचत करता है। स्वाभाविक है, उसकी टोटल आय है, उसमें से भाई कुछ खर्च करता है, कुछ बचत करता है, तो उसमें भी वही लगेगा, आय बराबर व्यय प्लस बचत। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 61:6 है, तो उसकी मासिक आय बताइए। अब समझो, एक ही व्यक्ति है, उसकी व्यय तथा बचत का अनुपात 61:6 है। मतलब एक व्यक्ति के लिए क्या है, ये अगर व्यय है तो ये बचत है। बात को समझो। अब कहा उसकी मासिक आय 8710 रुपए हो, तो आपने सबसे पहले जब मानक का कांसेप्ट सेक्शन ए में सीखा था, तो आपकी दो चीजें तो दी है। व्यय यदि 61 है तो बचत इतनी है, तो टोटल यहां कितना हुआ? टोटल हुआ 6-7, यही तो हुआ। तो उसकी मासिक बचत कितनी? अब एक बात बताइए, ये तो एक इस मानक के स्तर पर आपने सीखा व्यय इतना तो बचत इतना, है ना। उसकी व्यय तथा बचत का अनुपात, तो आय इतनी हुई टोटल दोनों को जोड़ के। बात समझ रहे हैं? अब उसने कहा यदि उसकी मासिक आय 8, 7, 10 है, तो मतलब इसका मान इतना है। बात समझ रहा है? तो उसकी मासिक बचत बताइए। बचत ये इसका मान पूछ रहा है। तो आपको अगर ऐसे नहीं दिखे तो कहो 67 का मतलब है 8, 7, 10, तो 6 का क्या मतलब होगा? यक्स। ऐसे कर लो। अब आप क्या करोगे? 67 एकम 67, यही तो आएगा। अब इसमें आएगा 67 एकम 67, बचा 20,
20 का मतलब 201, तो 6 तियाँ 18 और 7 तियाँ 21, 3 बार जाएगा 130, ये आएगा। अब आपका क्या होगा, तो इसकी इससे गुणा करोगे, x बराबर आएगा 6 तियाँ 18, 6 कम 6 7, 780। x बराबर आया 780। 6 का मतलब क्या होगा, x होगा, तो इसका मतलब 780 आया, सवाल लग गया। तो ऐसे इसको मैंने मानक के कॉन्सेप्ट में सेक्शन ए में समझाया है। आपको अगर ना समझ में आए तो वहाँ से देख लीजिए। उसमें मैंने क्या समझाया है कि जो भी मानक के स्तर पर दिया होता है, अगर उसमें वो वास्तव में कोई मान लेना चाहता है तो एक लिंक दिया होगा। तो इसमें उसने एक मानक के स्तर पर 61 दिया है, क्या बे बचत कितनी दी है, बचत दी है 6। अब टोटल अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और ये होगी 6 7। हम यहाँ जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसी का तो वास्तव में मान दिया हमने, आपको समझाया तुलना समकक्ष से करते, तो इसका मतलब है 8 7 10। अब चूंकि इसमें इतना आसान नहीं दिखता है, बहुत बच्चों को दिखता भी होगा कि कितने गुने का मामला है, तो अगर नहीं दिखता है तो आप अब बचत निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे, 67 का मतलब 8 7 1 0 है, तो 6 का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए कहिए x होगा। अब जो x की वैल्यू आएगी वही इसका मान होगा। अभी आपका कितना आया 780, तो यही इसका मान है। बात समझ के, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी आसानी से लग जाएगा। देखिए भाई, अब जब आप एक लंबा सफर तय कर लेंगे, तो अगर कहीं लापरवाही की है, अगर पहले के वीडियो नहीं देखे, पहले की क्लास नहीं ज्वाइन की है, तो आपको दिक्कत लगेगी। और कोई भी बच्चा 1-2 क्वेश्चन अगर वो लगा के सोचेगा कि हमारी क्लास को समझ सकेगा, तो नहीं समझ सकेगा। आज तक की सबसे श्रेष्ठतम समझ है मैथ की, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा मेरी 2-3 क्लास देख ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। शुरुआत से चलना है, और कम से कम 10 वीडियो जब वो देखेगा, उसकी समझ आराम से विकसित होने लगेगी। तो अगला ये जो क्वेश्चन है, ये अगले दिन के लिए मैं छोड़ता हूँ। इस पर ही अगली क्लास निर्भर करेगी, और ये सवाल मौखिक लगेंगे तो देख लीजिए। जो बच्चे लगा पाए वो मुझे लगाकर मैसेज भी कर सकते हैं, और जो बच्चे मुझसे जुड़े नहीं, टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वो ज़रूर जुड़ जाएं। माय स्टूडेंट्स क्लासेस से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि जब आप मुझसे जुड़े होंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो कोई भी सूचना और कभी भी जो ऑनलाइन टेस्ट होगा या आपको अन्य सूचनाएं जो समय समय पर रहती हैं, वो उससे मिल जाएंगी। और प्रत्येक वीडियो की उस पर आपको PDF भी मिल जाएगी क्वेश्चंस की, और भी बहुत से जो आपको मोटिवेट करने के लिए, जो आपको दिशा निर्देश देने के लिए जो होती चीज़ें, वो आपको उस पर मिलती रहेंगी। तो लिखा है कि कोई 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ इतना है, वे क्रमशः इतने इतने % खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात इतना है तो A का वेतन कितना होगा। तो आप इसको मौखिक लगा देंगे। भाई अगर मैं कहूँ तो बड़ी आसानी से लग जाएगा, लेकिन इसको अगली क्लास में समझाएंगे। जो बच्चे जिनकी गणित अच्छी है वो इसको लगाएं, और अगर लग जाए तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो आज इतना ही। आप ईमानदारी से पढ़िए। देखिए, दृष्टिकोण ही सब कुछ होता है। जिन बच्चों की मैथ अच्छी है वो मेरे साथ जुड़ें, तो वो जिसके योग्य हैं, जो उनमें प्रतिभा है, जो उन्होंने मेहनत की है, उसका 100% रिजल्ट मैं दूंगा। नहीं तो उनको क्या हुआ, लोगों ने ऐसे बताया है कि सूत्र साठी के कुछ नहीं होना चाहिए, वो बच्चे सवाल को देखेंगे, लगा देंगे। जो बच्चे नए स्तर पर हैं वो भी मुझसे लगातार जुड़े रहें, क्योंकि मैथ में है कुछ नहीं। मैंने शुरुआत में समझाया था कि एक लंबा सा धागा है मैथ, जो सीधा एक ही चीज़ है, लेकिन अगर उसको उलझा के डाल दो तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कौन है। तो बहुत आसान है, इसके प्रोसेस को समझना है, इसके सिस्टम को समझना है, और मेन रूप से इसके 3 चैप्टर, आपका रेशियो और फ्रैक्शन और परसेंटेज, अगर इन 3 चैप्टरों को समझ लो अच्छे से तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो इसमें अभी 3-4 क्लास अभी इधर और हम करवाएंगे, उसके बाद हम एज वाले चैप्टर में जाएंगे। तो आज इतना ही। और जो बच्चे आपसे जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चूँकि ये
सरलतम समझ उन तक निःशुल्क पहुंचे, तो इसके लिए आप सब अपना कर्तव्य निभाइए। आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो 99% मेहनत कर रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको सबको शेयर कीजिए, ये मत भूलिए। और बहुत से बच्चे जितने ज़्यादा कमेंट आते उतने लाइक नहीं होते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, क्योंकि उसी से प्रोत्साहन मिलता है कि और अपना जो भी निश्चित समय है उस निश्चित समय पर प्रतिदिन वीडियो अवश्य देखें। जय हिंद, जय भारत।